2953 युद्ध का कोहरा। कैसी लड़खड़ा गई और जैसे ही एबोनी टॉवर के द्वार उसके पीछे बंद हुए, वह पीछे मुड़ गई। वह उस भयानक रूप से शांत, धोखे से धीमी गति से चलने वाले सफेद कोहरे के विशाल समूह से सुरक्षित थी, जिसने पलक झपकते ही एबोनी द्वीप को घेर लिया था। हालांकि उसके अंक अच्छे नहीं थे। अचानक उसे केवल घूमता हुआ सफेद कोहरा दिखाई देने लगा और उसे केवल दूर से आती हुई दबी हुई चीखों का एक अजीब सा समूह सुनाई देने लगा जो उसकी गहराई में गूंज रहा था। वह कांप उठी। कुछ नहीं। उसे संभलने में कुछ पल लगे। दोबारा सोचने पर वह आसानी से समझ गई कि मॉडरेट ने क्या किया था। उसकी शक्ति उसे परछाइयों के बीच रास्ते खोलने की क्षमता देती थी। इसलिए उसने ड्रीम स्पॉन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए एक आखिरी तुरुप का पत्ता तैयार कर रखा था, ताकि अगर युद्ध का रुख उसके खिलाफ हो जाए तो वह उसका इस्तेमाल कर सके। हॉलो माउंटेन्स के सफेद कोहरे में कहीं एक विशाल दर्पण खड़ा था जिसे मॉडरेट ने बनाया होगा और जो लगातार क्षरण के बावजूद कायम था। अब उसने उस दर्पण और एबोनी टॉवर के बीच एक रास्ता खोल दिया और शून्यता को दुनिया में बिखेर दिया। नहीं, उसने कोई रास्ता नहीं खोला। उसने अस्तित्व में एक छेद कर दिया जिससे जंजीरों से बंधे द्वीपों में कुछ भी प्रवेश न कर सके। क्या उसने अपना खो दिया है? कैसी पीछे मुड़ी और मॉडरेट के लंगड़ाते कदमों की आवाज सुनने लगी। वह अपने पीछे खून के निशान छोड़ते हुए एबोनी टॉवर के विशाल हॉल के मध्य की ओर बढ़ रहा था। सातों प्रतिबिंबों ने उसका पीछा किया। एक प्रतिबिंब पर निशान लगाने के बाद कैसी अंततः मॉडरेट को देख पाए। कुछ भी नहीं का राजा अच्छा नहीं दिख रहा था। उसका काला कवच मुड़ा हुआ और चूर चूर हो चुका था, धीरे धीरे भूतिया चिंगारियों की बारिश में बिखर रहा था। उसके नीचे के कपड़े खून से लथपथ थे और उसके क्षत विक्षत शरीर पर अनगिनत घाव थे। उसके मुंह के कोनों में खून से सना झाग था और उसका पीला चेहरा ठंडे पसीने से चमक रहा था। लेकिन उसकी आंखें, उसकी दर्पण जैसी आंखों की गहराई में एक उग्र दृढ़ संकल्प और एक अंधकार में विक्षिप्त प्रकार की खुशी अंगारों की तरह सुलग रही थी। उसके होंठ एक मुस्कान में बदल गए जिससे उसके खून से सने दांत दिखाई दिए। अरे ये कितना अनुचित है, कितना भद्दा है। मुझे इतना मजा क्यों आ रहा है? मुझे नहीं आना चाहिए। मुझे सच में नहीं आना चाहिए। मेरी मर्यादा कहाँ गई? वह हंस पड़ा। कैसी ने भौहें चढ़ा ली, पीछे हटने की अपनी इच्छा को दबाते हुए। ऐसा लग रहा था मानो मॉडरेट पूरी तरह से पागल हो गया हो। बेशक वह जानती थी कि ऐसा नहीं था। वह आदमी इतना शातिर था कि इतनी आसानी से टूट नहीं सकता था। इससे भी बढ़कर वो शुरू से ही समझदार नहीं था। भला कोई ऐसी चीज कैसे खो सकता है जो कभी उसके पास थी ही नहीं। ठीक है, वह अपने दुश्मनों पर हमला क्यों नहीं करेगा? हॉलो माउंटेन्स के सफेद कोहरे में आम लोग जीवित नहीं रह सकते थे, लेकिन मॉडरेट रह सकता था। आखिर वह अदर्स और क्रिएचर्स ऑफ नथिंग का रिश्तेदार था। इसलिए उसके शरीर कोहरे में बेफिक्र होकर हंगर डोमेन के योद्धाओं का शिकार कर सकते थे। कैसी को यही उम्मीद थी। उसने मान लिया था कि मॉडरेट बिना किसी मदद के ड्रीम स्पॉन के कमजोर सैनिकों का सफाया कर देगा और फिर कोहरे का फायदा उठाकर अपने यानों को भेजकर मजबूत सैनिकों का संहार करेगा। लेकिन वास्तविकता उसकी अपेक्षाओं से भिन्न थी। ये क्या हो रहा है? कैसी के मन में दुनिया को देखने के उसके अनगिनत नजरिए लुप्त होते जा रहे थे, मानो अस्तित्व से ही मिट गए हो। उसे इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि एबोनी द्वीप पर आक्रमण करने वाले कई मानव सैनिक विलुप्त हो गए। उनके जीवन की नाजुक चिंगारी शून्यता की लहर में बह गई। हालांकि जिन नजरियों को वह खो रही थी, उनमें से अधिकांश एस्टेरियन के वश में रहने वालों से संबंधित नहीं थे, बल्कि वे शून्यता के राजा के पात्रों से संबंधित थे। आकाश के विशाल विस्तार में एक विनाशकारी युद्ध लड़ रहे पंखों वाले जहाज मक्खियों की तरह गिर रहे थे, उनके शव नीचे बरस रहे थे और आकाश के अंतहीन अंधेरे में गायब हो रहे थे। एबोनी द्वीप के काले ओब्सीडियन पर सजे हुए जहाज टूटी हुई गुड़ियों की तरह गिर रहे थे, उनके निर्जीव शरीर धुंध से ढके हुए थे। उनके शरीरों पर कोई स्पष्ट घाव नहीं थे, उनकी मृत्यु का कोई कारण समझ में नहीं आया। ऐसा लग रहा था मानो किसी विशाल और भयावह शक्ति ने उनकी जान ले ली हो और केवल उनके शरीर के खोखले ढांचे ही पीछे छोड़ दिए हो। मॉडरेट द्वारा फैलाई गई सफेद धुंध की बाढ़ के कारण हंगर डोमेन को अनगिनत नुकसान हुए, लेकिन वास्तव में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि स्वयं नथिंग का राजा ही नष्ट हो रहा था। उसके विशाल पोतों के समूह पर आई तबाही का पैमाना और दायरा अकल्पनीय था।
ऐसा लग रहा था मानो एबोनी द्वीप और उसके आसपास का इलाका मौत के एक भयानक नरक में समा गया हो, जहां सर्वनाश का राज था। कैसी ने मोड्रेट की बुरी तरह घायल आकृति को गौर से देखा और फिर दबी हुई आवाज में पूछा, क्या हो रहा है? तुम क्या कर रहे हो? मोड्रेट उसकी ओर मुड़ा और एक पल के लिए उसके चेहरे पर दर्द भरी पीड़ा का भाव उभर आया। फिर उसके खून से लथपथ चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान उभर आई। खैर, सॉन्ग ऑफ द फॉलन। कैसिया, मुझे ये स्वीकार करते हुए शर्म आ रही है कि मैं हाल ही में एक बिगड़ा हुआ जुआरी बन गया हूं। और जैसा कि कोई भी बिगड़ा हुआ जुआरी हारने के बाद करता है, मैं भी सब कुछ दांव पर लगा रहा हूं। मेरे लिए या तो सब कुछ दांव पर लगा है या कुछ भी नहीं। और हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं सब कुछ जीत जाऊंगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे कुछ भी न मिलने से ही संतोष करना पड़ेगा। उसने भौहें चढ़ा ली। अचानक छर्रों के टुकड़ों से उसके चेहरे पर लगे घाव और भी ज्यादा दर्दनाक लगने लगे, और उसकी खाली आंख के सॉकेट में धड़कता हुआ दर्द सहन करना और भी कठिन हो गया। पहेलियों में बात करना बंद करो, मुझे समझ नहीं आ रहा। तब तक मोड्रेट हॉल के केंद्र में पहुंच चुका था और वहीं रुककर जोर जोर से सांस लेने लगा। सातों प्रतिबिंबों ने उसे घेर लिया था, उनके चुराए हुए रूप उसकी आंखों में प्रतिबिंबित हो रहे थे। फिर उनकी आकृतियां धुंधली हो गईं, और कुछ ही क्षणों बाद मोड्रेट की सात एक जैसी प्रतियां उसे घूर रही थी। उनकी आंखों में मोड्रेट की क्षतिग्रस्त आकृति प्रतिबिंबित हो रही थी। एबोनी टॉवर में एक जोरदार कंपन हुआ और कैसी की भौहें और भी गहरी हो गईं। उसने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया, मानो वह बाहर हो रही घटनाओं को सुन रही हो। वहां कोहरे में कुछ समय पहले ही मानवता की अग्रणी शक्तियां संतों के चारों ओर एकत्रित हो रही थी। आक्रमणकारियों ने अपने कई सैनिकों को खो दिया था जब शून्यता की बाढ़ उन पर छा गई। जागृत योद्धा धुंध में विलीन हो गए क्योंकि उनका अस्तित्व सचमुच दुनिया से मिट गया था। उनमें से अधिकांश का भाग्य एक जैसा ही होता, केवल सबसे शक्तिशाली संत ही अपने अटूट दृढ़ संकल्प के बल पर खुद को बचा पाते। अगर वे ड्रीम स्पॉन के गुलाम न होते, और इसलिए उसकी इच्छा के वाहक न होते। जैसे ही सफेद धुंध के सागर ने एबोनी द्वीप को घेर लिया, एस्टेरियन दिव्य श्रृंखला के अंत की ओर बढ़ रहा था। घूमते हुए कोहरे के रहस्यमय आलिंगन में कूदते हुए, उसने विचारशील भाव से चारों ओर देखा। उसकी लाल तलवार की धार से अभी भी खून की बूंदें गिर रही थी। एस्टेरियन ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई और अपनी इच्छाशक्ति को उजागर करते हुए अपने गुलामों के अस्तित्व को वास्तविकता में स्थापित कर दिया। कोहरे में गूंजती दूर की चीखों की गूंज धीरे धीरे शांत हो गई, और उसकी जगह एक भयावह सन्नाटा छा गया। बेशक सभी सैनिक बच नहीं पाए, बच नहीं सकते थे। आखिरकार भले ही उनमें से प्रत्येक सर्वोच्च इच्छाशक्ति का माध्यम था, लेकिन सभी उस इच्छाशक्ति को समान रूप से प्रवाहित नहीं कर सकते थे। जागृत आत्माओं की क्षमता सीमित थी। उन्नत आत्माएं स्वप्नजनित आत्माओं के नश्वर उपकरण बनने के लिए अधिक उपयुक्त थीं, उनकी आत्माएं अधिक सहन करने में सक्षम थीं। लेकिन संत ही वास्तव में उनकी इच्छा के संदेशवाहक बन सकते थे और उसे संसार पर प्रकट कर सकते थे। इस प्रकार संत शेष सैनिकों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। वे न केवल अपने संप्रभु की सहायता से अपने अस्तित्व को दृढ़तापूर्वक बनाए रखने में सक्षम थे, बल्कि उन्होंने उन्हें अपने आसपास की दुनिया को प्रभावित करने की अनुमति भी दी, जिससे घूमते हुए सफेद कोहरे के विनाशकारी सागर में भूख के क्षेत्र के द्वीप बन गए। उनके प्रभाव क्षेत्र के भीतर सैनिकों को शून्यता से डरने की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी उन्हें उस शून्य में छिपी हुई चीज से डरना ही था। एबोनी द्वीप के किनारे पर युत्रा खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसकी हौंफती हुई सांसों की आवाज कोहरे में डूब रही थी। अरे यार, धिक्कार है। उसके हाथ बेकाबू होकर कांप रहे थे, इसलिए वह खुद को जमीन से उठा नहीं पा रहा था। अचानक उसने अपने सामने एक गहरे लाल रंग की पोशाक का किनारा लहराते हुए देखा। लाल कपड़ा उसकी दृष्टि को धुंधला कर रहा था। वह किसी कारणवश सिहर उठा, मानो उसे किसी भयानक चीज की याद आ गई हो, और फिर एक मजबूत हाथ ने उसे खड़े होने में मदद की। वह अचानक एक बेहद खूबसूरत महिला के सामने आ गया, और उसे पहचानने में उसे कुछ पल लगे कि वह सेंट सेशान का अनुसरण करने वाली ब्लड सिस्टर्स में से एक थी। उस महिला ने उसे संतुलन बनाने में मदद की और गंभीर स्वर में कहा, पास ही रहो सिपाही। उसने सिर हिलाया और रित और टैगरोट को ढूंढने के लिए चारों ओर देखा। सौभाग्य से वे दोनों पास ही थे और उसकी तरह ही सहमे हुए लग रहे थे।
दरअसल उसके चारों ओर अनगिनत जागृत योद्धा मौजूद थे, जो सभी लेडी सेशान के झंडे के चारों ओर जमा थे। युत्रा की तलवार जंजीर में कहीं टूट गई थी, इसलिए उसने गहरी सांस ली और एक अतिरिक्त स्मृति को याद किया, एक ऐसी स्मृति जिसका उपयोग उसने पूर्वी अधीनता अभियान के दौरान एक बेहतर तलवार हासिल करने से पहले अंटार्कटिका में किया था। कम से कम मैं अभी भी जीवित हूँ। उसने युद्ध में आए थोड़े से विराम का इस्तेमाल सांस लेने और अपने सूखे मुंह में थोड़ा पानी डालने के लिए किया, जो रेगिस्तान की तरह सूखा था। फिर आगे कुछ हलचल हुई और कोहरे में आगे बढ़ने का आदेश गूंज उठा। सैनिक आगे बढ़े, लेडी सेशान उनकी रक्षात्मक संरचना के बीचों बीच चल रही थी। कोहरे ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया, जिससे दुनिया धुंधली हो गई और उनके दिलों में भय की एक ठंडी भावना समा गई। सतर्क रहो, शून्यता के राजा के पोत किसी भी क्षण हमला कर सकते हैं। कोहरे में वह आदेश गूंजा, और जैसे जैसे वह दूर जाता गया, वह अजीब और विकृत होता गया। युत्रा ने अपनी तलवार को और भी कसकर पकड़ लिया। किसी तरह वह और उसके दो दोस्त जल्द ही सेना की अग्रिम पंक्ति में पहुंच गए। घने कोहरे में उनके हर कदम की गूंज सुनाई दे रही थी, जिससे उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। उनके चेहरों से पसीना बह रहा था, जिससे उनके हथियारों की मूठें चिकनी हो गई थी। ऊपर आगे, युत्रा ने अपनी ढाल उठाए और कोहरे से जो भी प्रकट हुआ, उसका सामना करने के लिए तैयार हो गया, एक विशालकाय काली आकृति जिसे देखकर उसकी नसों में खून जम गया। हालांकि वह काली आकृति स्थिर रही और उन पर झपटने का कोई संकेत नहीं दिखाया। सैनिक सतर्कता से उसके पास पहुंचे और कुछ क्षणों के लिए रुक गए। वे आशंका से भरे हुए थे। क्या बकवास है! वह विशालकाय राक्षस काले बालों की एक ऊंची पहाड़ी जैसा दिखता था, जिसका विकृत बंदर जैसा शरीर लंबे बालों के नीचे मुश्किल से पहचाना जा सकता था। वह बेहद ताकतवर लग रहा था, एक ऐसा भयानक प्राणी जिसे युत्रा खरोंच भी नहीं सकता था, मारना तो दूर की बात है। फिर भी वह गतिहीन था, जीवन से रहित था और पूरी तरह से मृत था। उस मृत दैत्य को पार करते हुए वे आगे बढ़े। कुछ ही देर में उनका सामना एक और मृत दैत्य से हुआ, फिर एक और फिर एक और। जल्द ही भयानक लाशें उन्हें चारों ओर से घेर लिया, धुंध में विकृत कब्रों के जंगल की तरह मंडरा रही थी। दूधिया सफेद कोहरे में से किसी ने भी उन पर हमला नहीं किया। ये किसने किया? टैगरोट की आवाज असामान्य रूप से शांत लग रही थी। क्या वे सफेद धुंध में नष्ट हो गए थे? लेकिन शून्यता का राजा ही उसका शासक था। भला उसके अपने ही जहाजों को उस धुंध ने क्यों नष्ट कर दिया जिसे उसने खुद बुलाया था? आगे आदेश पीछे से आया, जिसने उन्हें निर्जीव शवों के बीच धुंध में आगे बढ़ते रहने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा था जैसे कोहरे में कुछ हिल रहा हो, कुछ धुंधला सा, विशालकाय, परग्रही। युत्रा को रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन महसूस हुई जब उसने महसूस किया कि दूधिया सफेद रंग के घूमते हुए कोहरे के विशाल विस्तार से कोई उससे घूर रहा है। अरे युत्रा, जरा इसे देखो तो जरा। टैगरोट की दोस्ताना आवाज हमेशा की तरह ही थी। हालांकि उसमें कुछ ऐसा था जिसने युत्रा को ठंडक का एहसास कराया, और यह तब हुआ जब उसे यह एहसास भी नहीं हुआ था कि यह आवाज पूरी तरह से गलत दिशा से आ रही थी। अचानक आवेग में आकर युत्रा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसे इस बात का पता नहीं था, लेकिन ठीक उसी क्षण एबोनी द्वीप पर मौजूद प्रत्येक सैनिक ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और पूर्ण सामंजस्य में कार्य किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एस्टेरियन ने उन्हें ऐसा करने का आदेश दिया था। लेकिन ड्रीमस्पॉन ने अपनी आंखें खुली रखी। उसने धुंध में झांका और उसके चेहरे से सहज मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। फिर उसकी निगाहें ऊपर और भी ऊपर उठती गईं, मानो वह किसी ऐसी चीज को देख रहा हो जो उससे बहुत ऊपर हो, धुंध में अस्पष्ट रूप से मंडरा रही हो। उनके चेहरे पर उदासी छा गई। अगले ही पल, उसी समय कैसी ने एबोनी द्वीप में आए भूकंप को महसूस किया। वह एक पल के लिए स्थिर रही, फिर उसने एक बार फिर मोड्रेट का सामना किया। भूख के साम्राज्य की प्रगति धीमी हो गई है, लेकिन भले ही नश्वर सैनिक कोहरे से रुक जाएं, एस्टेरियन को कोई रोक नहीं सकता। तुम ये जानते हो तो तुम्हारी योजना क्या है? मोड्रेट की सांसें तेज चल रही थी, उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा पीला पड़ रहा था। वह कुछ देर तक दूर देखता रहा, मानो उसने उसका सवाल सुना ही न हो, और फिर अपनी दर्पण जैसी आंखों से उसकी ओर देखा। उसे रोकना? अरे नहीं, मैं उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था, बस उसकी गति धीमी करना चाहता था।
क्या मैंने यह नहीं कहा था कि मुझे अपने लिए कुछ समय चाहिए? कैसी के माथे पर शिकन और गहरी हो गई। किस बात का समय? मैं तुम्हारा सहयोगी हूं, धिक्कार है। क्या मुझे पता नहीं होना चाहिए? उसे घूरते हुए मॉडरेट मुस्कुराए। एक सहयोगी के रूप में तुम्हारी उपयोगिता लगभग समाप्त हो चुकी है, गिरे हुए लोगों के गीत। फिर भी, मुझे लगता है कि यह अभी खत्म नहीं हुई है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से सांस छोड़ी और नीचे देखने लगा। कुछ क्षण बाद, उन्होंने शांत स्वर में कहा, ये सब तुम्हारी ही गलती है, तुम्हें पता है ना? मॉडरेट ने कैसी को अपनी आंखों में गहरे ठंडे तिरस्कार के भाव के साथ देखा। तुम और तुम्हारे नाकाबिल मालिक। मैंने उन्हें चेतावनी दी थी। मैंने बार बार चेतावनी दी, लेकिन नहीं। चेंजिंग स्टार और उसकी परछाई भी उन्हें अपने लालच के आगे झुकना ही था। वे बहुत कुछ चाहते थे, बहुत सी चीजों को अहमियत देते थे, और बहुत से लोगों की रक्षा करने पर तुले हुए थे। वे किसी भी चीज का बलिदान देने को तैयार नहीं थे, और इसका नतीजा ये हुआ कि हम यहाँ, इस पल, फंसे हुए हैं। उसके होंठ गुस्से से सिकुड़ गए। एस्टेरियन को हराया नहीं जा सकता, लेकिन मैं उस राक्षस को हरा सकता था। मैं लगभग हरा ही चुका था। काश उन मूर्खों ने मुझे वो करने से न रोका होता जो करना जरूरी था। काश उन्होंने ईमानदारी से मान लिया होता कि कभी कभी राक्षसों से लड़ने के लिए खुद राक्षस बनना पड़ता है। मॉडरेट ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से हंसा। सोचकर देखें तो, ऐसा हमेशा से ही होता आया है। पीछे मुड़कर देखें तो, मेरी जिंदगी काफी बदकिस्मती भरी रही है ना? मेरे लक्ष्यों को हासिल करने में हमेशा कोई न कोई बाधा खड़ी हो जाती है। दूसरे दुष्स्वप्न में, अंटार्कटिका में, गॉर्डग्रेव में, हर जगह, हर समय। ऐसा लगता है मानो किस्मत ने ही मेरे खिलाफ साजिश रची हो। मानो मेरी किस्मत में हारना और कुछ भी न पाना लिखा हो। उसने गहरी सांस ली। जैसे जैसे वह बोलता गया, कैसी को ऐसा लगा जैसे वह जमीन पर दब गई हो। दबाव बढ़ता गया और मॉडरेट का चेहरा पीला पड़ता गया, और एक पल के लिए उसे एहसास हुआ कि उसकी मौजूदगी से उसका दम घुट रहा है। मॉडरेट की उपस्थिति का आमतौर पर पता लगाना मुश्किल था। वास्तव में, उसकी उपस्थिति का कोई आभास ही नहीं होता था, उसकी अनुपस्थिति को एक विचित्र एहसास से महसूस किया जा सकता था। लेकिन अब, ये बढ़ता ही जा रहा था, मानो असीम हो। एबोनी टॉवर के विशाल हॉल में हवा बेहद ठंडी हो गई, और कैसी को लगा जैसे उसके रोंगटे खड़े हो गए हो। मॉडरेट ने अपना सिर हिलाया, उसका चेहरा शांत और दृढ़ हो गया। खैर, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही ऐसा हो, मैं फिर भी अपना पूरा प्रयास करना चाहता हूँ। चलो इसे अंत तक पूरा करते हैं, ठीक है, कैसिया? उसने अपना सिर झुकाया, उसे यह एहसास हो रहा था कि उसकी उपस्थिति और अधिक शक्तिशाली होती जा रही है। फिर, अचानक उसे समझ की एक तेज किरण कौंध गई, जैसे बिजली कड़की हो। उसके चेहरे के भाव में सूक्ष्म बदलाव आया, और वह धीरे से मॉडरेट की ओर मुड़ी। आपके पात्र। कैसी को आखिरकार समझ आ गया कि टावर के बाहर उसके असंख्य जहाजों को कौन मार रहा था। कुछ नहीं, कुछ भी उन्हें नहीं मार रहा था। उन्हें मारा नहीं जा रहा था। दरअसल, मॉडरेट अपनी आत्मा के उन लाखों टुकड़ों को इकट्ठा कर रहा था जिन्हें उसने चुराए गए शरीरों की सेना में वापस बसाने के लिए उससे अलग कर दिया था। वह उन टुकड़ों से खुद को समेट रहा था, अपनी आत्मा को एक पहेली की तरह जोड़ रहा था। लेकिन नहीं, आत्माएं इस तरह काम नहीं करती। आत्माएं शरीर की तरह ही जीवित होती हैं, जब उन्हें चोट लगती है, तो वे ठीक हो जाती हैं, अपने खोए हुए हिस्सों को फिर से जोड़ लेती हैं, और पुराने घावों पर निशान बन जाते हैं। इसलिए मॉडरेट ने आत्मा विच्छेदन के क्रूर कृत्य में अपने शरीर से जो टुकड़े अलग कर दिए थे, उनके लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन फिर भी वह उन्हें आत्मसात कर रहा था, जिससे उसकी आत्मा एक भयानक, अकल्पनीय आकार तक फूल रही थी। इसे इतना गहरा बना देना कि एक परम आत्मा की कल्पना भी उससे कहीं अधिक गहरी हो सकती है। मॉडरेट ने टेढ़ी मुस्कान दी। आहा, मुझे लगता है कि आखिरकार आपको समझ आ ही गया। यह एक जोखिम भरा जुआ है, मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी, मैं इस समय काफी जोखिम में हूं। और मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। कैसी अचंभित रह गई। वह इतनी घबराई हुई थी कि वह उसके इस कृत्य के परिणामों को पूरी तरह से समझ ही नहीं पा रही थी, शब्दों में व्यक्त करना तो दूर की बात थी। वह लड़ाई, उसके विचारों के बारे में उसने जो अजीबोगरीब फैसले लिए थे, और इन सब का समय। उसकी आवाज कांप रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। देवत्व प्राप्ति। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। तुम पागल हो, तुम देवत्व प्राप्ति का प्रयास कर रहे हो।
मोड्रेट ने कुछ पल के लिए उसे गौर से देखा। फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कंधे उचका दिए। या तो बड़ा करो या हार मान लो, है ना? चूंकि मैं इस खेल में ड्रीमस्पॉन को हरा नहीं सकता, इसलिए एकमात्र विकल्प है बोर्ड को पलटना। खैर, कम से कम कोशिश तो करो। उसकी परछाई ने उसका रूप धारण कर लिया और उसे घेर लिया। उनमें से प्रत्येक का निर्माण उसकी आत्मा के मूल तत्वों से हुआ था। लेकिन तब से उनमें से प्रत्येक का विकास भी हुआ था। इस युद्ध में भी उन्होंने 1 या 2 वर्ग तक विकसित होने के लिए पर्याप्त आत्मा के अंश अवशोषित किए। वास्तव में, मोड्रेट ने उन्हें युद्ध क्षेत्र के उन क्षेत्रों में भेजा था जहां वे आत्मा के अंशों की सबसे प्रचुर मात्रा प्राप्त कर सकें, न कि जहां वे युद्ध को सबसे अधिक प्रभावित कर सकें। और मोड्रेट ने भी उन्हें बनाने के बाद निष्क्रियता नहीं बरती थी। अपने प्रतिबिंबों को बनाने के लिए उन सभी आत्मा कोर का बलिदान करने के बावजूद, वह एक बार फिर सर्वोच्च टाइटन के पद तक पहुंचने में कामयाब रहा। मोड्रेट की सर्वोच्च आत्मा की गहराई में 7 आत्मा के केंद्र जल रहे थे, उतने ही जितने किसी जीवित प्राणी की आत्मा सहन कर सकती है। उन 7 प्रतिबिंबों में कई और समानताएं थीं। उनमें से कुछ राक्षस थे, कुछ दानव थे, और कुछ तो उससे भी उच्च श्रेणी के थे। उनमें से एक को देखते हुए मोड्रेट ने तटस्थ स्वर में पूछा, क्या तुम जानते हो कि देवताओं को मनुष्यों से क्या अलग करता है, हे पतितों के गीत? वह चुप रही, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। कोई जवाब न मिलने पर वह मुस्कुराया। मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे ये जानने की बहुत उत्सुकता है। इसके साथ ही मोड्रेट ने आगे बढ़कर अपने एक प्रतिबिंब को चकनाचूर कर दिया और उसमें निहित आत्मा के मूल तत्वों को वापस अपने भीतर समाहित कर लिया। कैसी के मन में उसका वर्णन करने वाले प्रतीक चिन्ह झिलमिलाने लगे और धुंधले होते चले गए। दुष्ट चोर पक्षी के पंजों से घायल होने के बावजूद, अभिशाप से विनाश से बच निकलने के बाद, सन्नी ने अपनी तलवार शापित आतंक की गर्दन में घोंप दी। उस तरह का घाव उस प्राणी को नहीं मार सकता था जो देवताओं से भी अधिक समय तक जीवित रहा हो। लेकिन फिर भी सर्प के पास हत्यारा ब्लेड क्षमता थी। स्लेइंग ब्लेड क्षमता का विवरण। जब आत्मा सर्प अपने आत्मिक हथियार रूप में होता है तो वह छाया देवता के मृत्यु पहलू का प्रतीक बन जाता है। इस प्रकार यह उच्चतर प्राणियों की इच्छा की अवहेलना करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसने सन्नी की इच्छाशक्ति और उस नीच चोर पक्षी की इच्छाशक्ति के बीच के अंतर को पाट दिया। इसलिए भले ही वह अपने प्रतिद्वंद्वी से निचले दर्जे का था, हत्या के मामले में वे लगभग बराबर थे। सनी को अब भी उम्मीद नहीं थी कि चोर पक्षी की गर्दन में चाकू लगने से मौत हो जाएगी। वह खुद भी ऐसे घाव से आसानी से बच सकता था, तो शापित आतंक के बारे में क्या कहा जा सकता है? गहरा घाव, सर्प का तेज ब्लेड, यहां तक कि उसकी हत्या करने वाली ब्लेड क्षमता भी, ये सब महज औजार थे। ये वो साधन थे जिनके द्वारा सन्नी ने अपनी हत्या की मंशा जाहिर की। सनी को खुद ही एक हथियार बनना पड़ा जिससे उस घृणित चोर पक्षी का वध किया जा सके। इसलिए अपनी तलवार की धार को माध्यम बनाकर सन्नी ने अपना मन दृढ़ किया और अपनी सारी मृत्यु इच्छा शक्ति उसमें उड़ेल दी। उसने चोर पक्षी पर मृत्यु और विनाश का आदेश दिया, और पहले से कहीं अधिक दृढ़ संकल्प, घातक निश्चय और अटूट द्वेष के साथ ऐसा किया। सच कहें तो यह इतना मुश्किल नहीं था। आखिरकार दुनिया में शायद ही कोई ऐसा प्राणी था जिसने सनी को इस घिनौने जीव से ज्यादा नुकसान पहुंचाया हो। उसने जो भी पीड़ा सहन की थी, जो कुछ भी खोया था, जो समय बर्बाद किया था, ये सब उस नीच चोर पक्षी की वजह से था। इसलिए सनी भी दुनिया में किसी से ज्यादा उसे मारना चाहता था। शायद किसी को भी मारने की इतनी इच्छा उसने पहले कभी नहीं की थी। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति था जो सिर्फ बदले की भावना से किसी शापित राक्षस को मार सकता था, तो वह सन्नी ही था। वह कभी किसी से दुश्मनी नहीं भूलता था, और चोर पक्षी के प्रति उसकी दुश्मनी बेमिसाल थी। इसलिए अपनी मृत्यु की इच्छा को उस दुष्ट पक्षी में प्रवाहित करना आसान था। ये लगभग अपने आप ही उसके द्वेषपूर्ण हृदय से उमड़ रही थी। सन्नी को बस यही उम्मीद थी कि यह उस चोर पक्षी को मारने के लिए काफी होगा। वह लगभग यही प्रार्थना कर रहा था कि ऐसा हो जाए। आखिरकार उसने इस हमले को संभव बनाने के लिए अपना मन, शरीर और आत्मा कुर्बान कर दी थी, खुद को चारा बनाकर शापित आतंक को गंभीर चोट पहुंचाने का अवसर पैदा किया था। मरो मरो, लेकिन वह दुष्ट चोर पक्षी मरा नहीं। सन्नी अपनी पूरी शक्ति उस भयानक घाव पर लगा रहा था, फिर भी उसे ऐसा लग रहा था मानो वह एक चम्मच से सागर को सुखाने की कोशिश कर रहा हो।
और उसकी तलवार की हत्यारे ब्लेड जैसी शक्ति के बावजूद उस घृणित प्राणी की आत्मा इतनी विशाल और मौलिक थी कि उसके घातक संकल्प के आगे उसे क्षीण करना असंभव था। यह बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। ये सोचकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। अगले ही पल चोर पक्षी की चोंच खून से लथपथ गिलोटिन के ब्लेड की तरह नीचे गिरी, जिससे उसका चेहरा चकनाचूर हो गया और उसकी खोपड़ी चूर चूर हो गई। खून, हड्डियों के टुकड़े और मस्तिष्क के अवशेष चारों ओर बिखर गए। सनी ने एक बार फिर द चेन को सक्रिय कर दिया। उसकी चकनाचूर खोपड़ी को फिर से जोड़ दिया गया, उसके द्रवीकृत मस्तिष्क के पदार्थ को उसके मूल स्थान पर लौटा दिया गया, और उसका विकृत चेहरा एक बार फिर से पूरा हो गया। उसने सर्प को चोर पक्षी की गर्दन में मरोड़ दिया और उस घृणित आतंक में अपनी मृत्यु की इच्छा उड़ेलता रहा। उसके हिंसक क्रोध के सागर में एक गंभीर विचार उभरा। ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। शाप का चेन जादू उसे नष्ट होने से बचा सकता था, लेकिन ये रामबाण नहीं था, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि इसे कभी भी दुष्ट चोर पक्षी जैसे प्राचीन और शक्तिशाली प्राणी के क्रोध को सहन करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। सनी के टूटे हुए शरीर और आत्मा को पुनर्स्थापित करना इसका वास्तविक उद्देश्य नहीं था। इसे मुख्य रूप से उसे अंधकार के निराकार में खो जाने से बचाने के लिए बनाया गया था, ताकि उसकी आत्मा पहचान वर्तमान में स्थिर रहे और भविष्य के भयावह विस्तार में विलीन न हो जाए। ऐसा क्रियान्वयन महत्वाकांक्षी था, लेकिन इससे सनी की ऊर्जा का भंडार समाप्त नहीं होता। ऐसा इसलिए था क्योंकि चेन के विरुद्ध कोई विरोधी इच्छा शक्ति कार्य नहीं कर रही थी, या यूं कहें कि उसे केवल अपनी ही इच्छा शक्ति पर विजय प्राप्त करनी थी, किसी श्रेष्ठ शत्रु की नहीं। हालांकि अब परिस्थितियां पूरी तरह से भिन्न थीं। अब चेन केवल उसके मन, शरीर और आत्मा को ही पुनर्स्थापित नहीं कर रही थी, बल्कि उस दुष्ट चोर पक्षी द्वारा किए गए विनाश की भरपाई कर रही थी। और इसलिए यह एक शापित आतंक के परिणामों से लड़ रही थी, जो अपनी इच्छा के अनुसार दुनिया को नया रूप दे रहा था और सनी की ऊर्जा का एक भयावह हिस्सा नष्ट कर रहा था। सर्वोच्च बनने के बाद से उसे शायद ही कभी अपनी ऊर्जा के खत्म होने के बारे में सोचना पड़ा था, लेकिन अब वह इस खर्च को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। चेन का 2 बार उपयोग करने से ही उसकी बहुत सारी ऊर्जा खर्च हो चुकी थी, और स्थिति तब और बिगड़ गई जब उसने पहले ही दुष्ट संतान की घिनौनी चोरी में अपनी बहुत सारी ऊर्जा खो दी थी। शैडो लीजन ने भी बड़ी संख्या में परछाइयों को खो दिया था, जिसका मतलब था कि अब उसकी आत्मा में कम आध्यात्मिक सार प्रवाहित हो रहा था। संक्षेप में, चेन ने सनी को चोर पक्षी के खिलाफ लड़ने का मौका दिया, लेकिन वह इस लड़ाई को जीतने वाला नहीं था। नेफिस, सन्नी के पीछे परछाइयों की विशाल लताएं प्रकट हुई और उसके अंगों के चारों ओर लिपट गईं, उसे उस विशालकाय, भयानक पक्षीनुमा जीव के पंजों से खींचकर दूर ले गईं। एक क्षण के लिए उसने उस नीच चोर पक्षी को उसके समस्त अपवित्र वैभव में देखा। झुकी हुई मुद्रा में भी यह एक पहाड़ी जितना लंबा, बदसूरत और भयानक था, जिसके ऊपर काले पंखों का एक अस्त व्यस्त आवरण था और उसकी गोल काली आंखें एक अकथनीय पागलपन से उबल रही थीं। उसके भयानक पंजे इतने घातक दिखते थे कि वे टाइटन्स को चीर सकते थे, और उसकी लंबी चोंच इतनी नुकीली दिखती थी कि वह आकाश को भी छेद सकती थी। अधिकांश चोर पक्षी को देखते हुए सन्नी को अचानक एहसास हुआ कि जब कोई शिकारी पक्षी इतना बड़ा हो जाता है, तो वह अजगर जैसा दिखने लगता है। वास्तव में चोर पक्षी उन सभी अजगरों से कहीं अधिक भयानक था जिन्हें उसने अब तक देखा था, चाहे वे भ्रष्टाचार से प्रभावित हो या नहीं। उसके शरीर की बनावट और उसके पंखों का बेतरतीब आवरण उसे किसी भी सरीसृप जैसे भयानक प्राणी से कहीं अधिक डरावना बना देता था। और फिर उसकी आंखें भी थीं, एक ऐसे प्राणी की आंखें जिसने भूले हुए ईश्वर, भ्रष्टाचार के ईश्वर का प्रतिबिंब देखा हो, जो वीव की खूबसूरत आंखों की गहराई में हमेशा के लिए जम गया था। सनी को उसके द्वारा प्रकट की गई छायादार लताओं ने पीछे खींच लिया, और एक पल बाद ही भयंकर सफेद लपटों के एक सैलाब ने दुष्ट चोर पक्षी की विशाल आकृति को निगल लिया और उसे दृष्टि से ओझल कर दिया। वह झील को ढकने वाली ओब्सिडियन की दरार वाली सतह पर उतरा और अपने क्षत विक्षत सीने को पकड़ लिया। जेड मेंटल की पत्थर जैसी धातु धीरे धीरे स्वयं को ठीक कर रही थी, और उसके नीचे शापित आतंक के पंजों से उसके शरीर पर बने घाव भी भरने लगे थे। लेकिन फिर भी यह बेहद दर्दनाक था। उसके सामने उस स्थान पर एक विशाल चिता भयंकर रूप से जल रही थी जहां चोर पक्षी हुआ करता था। जल जाओ तुम घृणित पक्षी। उसे नहीं पता था कि वह उसे कोस रहा था या उसके जलने की प्रार्थना कर रहा था। नेफ की ज्वालाओं की झुलसा देने वाली गर्मी को बहुत कम चीजें ही सहन कर सकती थी।
और फिर भी सनी अचानक कांप उठा, जैसे आग की गहराई से कोई भयानक निगाह उस पर पड़ रही हो। फिर दो विशाल पंख उठे और गिरे, जिससे एक बवंडर उठ खड़ा हुआ। सफेद लपटें दब गईं और बुझ गईं, जिससे चोर पक्षी की विशाल आकृति प्रकट हुई, पूरी तरह से अक्षुण्ण, मानो आग से अप्रभावित। चोर पक्षी पीछे की ओर कूदा और उस स्थान के ठीक ऊपर बिजली की गड़गड़ाहट के साथ उतरा जहां उसका दुष्ट बच्चा जमीन पर पड़ा था। दुष्ट बच्चे ने सन्नी को गुस्से से घूरा, फिर आंसू भरी नजरों से देखा और शापित आतंक की छाया में विलीन हो गया, उसके पंख के नीचे सुरक्षित स्थान पा लिया। सनी से चुराई गई परछाई का सामना उन परछाइयों से हुआ जो अभी भी उसके प्रति वफादार थी, और उस दुष्ट चोर पक्षी का सामना उन तीन सर्वोच्च शक्तियों से हुआ जो उसे मारने आई थी, छायाओं का स्वामी, परिवर्तनशील तारा और बुनाई की अनाके। हमें क्या करना चाहिए? क्या हम एक ही समय पर हमला करें? अननके की सुरीली आवाज धीमी और चिंतित थी। सनी एक पल के लिए हिचकिचाए। क्या करें, क्या करें? वाकई। फिर उसने अपना सिर हिलाया। नहीं, हमें अभी तुरंत वापस जाना होगा। जल्दी। नेफिस और अनानके ने तुरंत उसकी पुकार का पालन किया, सारे सवाल बाद के लिए छोड़ दिए। और जैसे ही वे तीनों वापस भागे, उन्होंने उस दुष्ट चोर पक्षी से दूरी बना ली, जो उन पर झपटने के लिए तैयार लग रहा था। उसके सामने अंधेरे में कुछ हलचल हुई। फिर अंधेरे से एक विशाल कंकालनुमा हाथ उभरा, जिसकी काली हड्डियां चमकीले सोने की पट्टियों से ढकी हुई थीं। उस दुष्ट चोर पक्षी ने अपना सिर झुकाया और फिर कंकालनुमा हाथ पर चोंच मारी। जब उसकी चोंच काली हड्डी से टकराई, तो एस्टोरी झील के ऊपर एक जोरदार गड़गड़ाहट गूंजी और सन्नी उस झटके से जमीन पर गिर पड़ा। आह! उसकी जीभ पर खून लगा हुआ था, जिससे उसके मुंह में लोहे जैसा स्वाद भर गया था। युद्ध में एक शापित आतंक का सामना करना ऐसी चीज नहीं थी जिससे कोई बिना किसी नुकसान के बच सके। वास्तव में केवल जीवित रहना ही एक बहुत बड़ा काम था, यहां तक कि उसके जैसे सर्वोच्च टाइटन के लिए भी। इसलिए सनी ने हालात को अपने पक्ष में करने के लिए एक अलग ही पतित देवता से मदद मांगी थी। उनके सामने विचरण करने वाला आर्कोन अपनी अलौकिक महिमा के साथ अंधकार से उभर रहा था। उसके कंकालनुमा शरीर को घेरे हुए सुनहरी पट्टियां सूर्य की रोशनी में चमक रही थीं। उसका विशाल रूप अंधकार की धाराओं से गढ़ा जा रहा था। सन्नी की आत्मा से सार का सागर निकलकर उसे आकार दे रहा था। लंबे समय तक अपने भीतर अमर आत्मा की स्मृति को संजोए रखने के बाद सन्नी अंततः उसे पुनः अस्तित्व में ला रहा था। बेशक आर्कोन उनका सहयोगी नहीं बनने वाला था, उसके द्वारा तीनों सुप्रीमों पर हमला करने की उतनी ही संभावना थी जितनी कि दुष्ट चोर पक्षी से भिड़ने की। इसलिए यह पूरी तरह संभव था कि सनी अपने पहले से ही भयावह दुश्मनों की सूची में एक अमर पवित्र प्राणी को जोड़ रहा था, जिन्हें उसे हराना था। लेकिन मजबूरी में कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। उसके दुश्मन का दुश्मन आखिर उसका दुश्मन ही था, लेकिन कम से कम ये संभावना तो थी कि उसके दुश्मन आपस में ही लड़ने लगे, जिससे उसे उनके बीच की स्थिति में एक या दोनों पर हमला करने का मौका मिल जाए। धिक्कार है। दांत पीसते हुए सनी ने खुद को जमीन से ऊपर उठाया। उसके सामने दुष्ट चोर पक्षी को काली हड्डी पर चोंच मारने का परिणाम पसंद नहीं आया। वह पीछे हट गया और अपनी भयानक आंखों में शिकारी उन्माद की आग लिए भटकते हुए आर्कोन के उदय को निहारने लगा। इस बीच आर्कोन एस्टुअरी झील की सतह पर पूरी तरह प्रकट हो चुका था। वह काले हड्डियों के पहाड़ की तरह झील के ऊपर मंडरा रहा था। उसका फटा हुआ हाथी दांत का लबादा कफन की तरह हवा में लहरा रहा था। उसके मुकुट के नुकीले सिरे 6 चुराए गए सूर्यों के प्रकाश में चकाचौंध कर देने वाली सुनहरी चमक बिखेर रहे थे, मानो चमकते हुए प्रकाश स्तंभ हो। चोर पक्षी मानो सम्मोहित हो गया था। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और भयावह खामोशी छा गई। फिर आर्कोन ने नीचे की ओर देखा। उसकी खाली आंखों के गड्ढे उस जगह को टकटकी लगाए हुए थे जहां चोर पक्षी की चोंच ने उसके काले हाथ की सतह पर एक दरार छोड़ दी थी। उसके सिर में बसी खालीपन में कुछ हलचल हुई, और फिर अमर आत्मा ने अपनी कठोर दृष्टि को अपने सामने मौजूद उस भयानक पक्षी पर केंद्रित कर दिया। उस दुष्ट चोर पक्षी ने अपनी चोंच खोली और एक भयानक, दिल दहला देने वाली चीख निकाली। उसकी आवाज सुनकर सन्नी, नेफिस और अनाके कराह उठे और अपने कान पकड़ लिए। इसके बाद आर्चोन हरकत में आया और गर्दन पकड़ने के लिए आगे की ओर झपटा। सनी ने गाली दी, अपने आप को संभालो। अगले ही पल दुनिया कांप उठी। काले पंखों और हड्डियों के टुकड़ों का एक बवंडर विस्मृति के दानव के समाधि कक्ष के प्रवेश द्वार को ढक बैठा, और ऑब्सीडियन की दरारों से उबलता हुआ पानी उमड़ पड़ा।
क्षणिक शांति अवर्णनीय शोरगुल से छलनी हो गई और उस दैवीय संघर्ष की तबाही में चुराई गई परछाइयां तेजी से आगे बढ़ी और हिंसा के एक भयावह उन्माद में शैडो लीजन के अवशेषों से टकरा गईं। सन्नी ने आने वाले झटके के खिलाफ अपनी इच्छाशक्ति को मजबूत किया और उसका सामना करने के लिए अपना वजन बढ़ा लिया। उसके बाईं ओर अनाके ने अपने सामने प्रकट शक्ति का एक मजबूत स्तंभ खड़ा कर दिया, जबकि उसके दाईं ओर नेफिस ने खुद को झटके से बुरी तरह घायल होने दिया और फिर अपनी ज्वालाओं की उपचार शक्ति से खुद को ठीक कर लिया। इसके बाद वे तीनों आगे बढ़े और एक साथ आ गए, जबकि उनके सामने दुष्ट चोर पक्षी और भटकता हुआ आर्कन युद्ध कर रहे थे। दिव्य संघर्ष की भीषण हिंसा से पत्थर के टाइटन का हृदय कांप उठा, मानो वह फिर से धड़कने लगा हो। दो देवताओं के बीच युद्ध से उत्पन्न भयावह शक्तियों के बावजूद चोर पक्षी अपने दुश्मन को गंभीरता से नहीं ले रहा था। कम से कम वह आकाश में उड़ने और अपने मुख्य लाभ का उपयोग करने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि उसने झील की सतह पर अमर आत्मा से लड़ने का विकल्प चुना। वह चीखता चिल्लाता हुआ काले पंखों के बवंडर में विशालकाय काले कंकाल के विनाशकारी हमलों से बचता रहा। वहीं आर्कोन आक्रामक मुद्रा में उसका पीछा कर रहा था, मानो वह मृत्यु का अवतार हो, जिससे वह स्वयं वंचित रह गया था। दुष्ट चोर पक्षी अमर आत्मा से अधिक शक्तिशाली था, ये होना ही था, क्योंकि उनकी श्रेणी में अंतर था। साथ ही ये तथ्य भी था कि अमर आत्मा ने अपने सबसे महत्वपूर्ण अंग बहुत पहले खो दिए थे। फिर भी किसी तरह ऐसा प्रतीत होता था कि वह उस अमर भय से पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। उसकी विक्षिप्त आंखें एक अजीब उन्मादी पागलपन से जल रही थीं। अंततः आपस में टकराती हुई परछाइयों के बीच सन्नी, नेफिस और अनाके की मुलाकात हुई। नेफिस ने अपने दोनों साथियों पर हाथ रखकर उन्हें ठीक किया, जितना संभव हो सका उतने कम समय में जितना वह कर सकती थी। अनंके के घाव अपेक्षाकृत हल्के थे, क्योंकि दुष्ट संतान द्वारा उसकी जीवन शक्ति को ही छीना गया था। हालांकि सन्नी को चेन का उपयोग करने के बावजूद काफी गंभीर चोटें आई थीं। वास्तव में अगर वीव की दृढ़ता ना होती तो वह अब तक मृत्यु के कगार पर होता, या कम से कम अपने शरीर को त्यागने के लिए मजबूर हो जाता। अब क्या करें? अपवित्र युद्ध के भीषण शोर में नेफ की आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उसने अपने सामने उमड़ रहे काले और सुनहरे रंग के बवंडर पर एक नजर डाली और अपना सिर हिलाया। हम उन दोनों का सामना नहीं कर सकते। सच कहें तो हम उनमें से एक का भी सामना नहीं कर सकते, जब तक कि कुछ बदल न जाए। अनंके ने भी युद्धरत दोनों देवताओं की ओर एक नजर डाली। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मुझे नहीं पता कि वह दूसरा प्राणी कहां से आया, लेकिन वह बेहद ताकतवर दिखता है। दूसरा प्राणी, जाहिर है, सन्नी की आत्मा से ही आया था। लेकिन अभी यह बात महत्वपूर्ण नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि नेफिस सही थी और हालात उसके वर्णन से भी बदतर थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि शैडो लीजन के बचे हुए सैनिक वाइल्डस्पॉन की आत्माओं से हार रहे थे, जिसका मतलब था कि जल्द ही 3 सुप्रीम्स के खिलाफ घातक आत्माओं की एक सेना युद्ध करेगी। मानो एक अमर आत्मा और एक शापित आतंकी काफी नहीं थे। समस्या ये थी कि दुष्ट जीव ने काली ज्वाला के पहले विस्फोट में सन्नी के सबसे शक्तिशाली पराक्रमों में से कुछ को नष्ट कर दिया था, और फिर उसके ऊपर से भेड़िए को भी चुरा लिया था। सन्नी ने अभी तक आदिम जानवर की जगह लेने के लिए दूसरे पवित्र पराक्रम को नहीं बुलाया था, इसलिए संख्यात्मक लाभ होने के बावजूद उसके पराक्रम धीरे धीरे हार रहे थे। दरअसल वे तेजी से हारने के बजाय धीरे धीरे हार रहे थे, क्योंकि सेंट और स्लेयर उनके बीच मौजूद थे, जो शैडो लीजन की रक्षा करने वाले एक मजबूत स्तंभ और उसके दुश्मनों को काटने वाले एक तेज ब्लेड के रूप में काम कर रहे थे। सनी एक पल के लिए हिचकिचाई, ये सोचते हुए कि क्या अबंडेंस, पपेटियर या रेडकिंग को बुलाना बुद्धिमानी होगी। अंत में उसने नेफिस और अनाके की ओर बस एक नजर डाली। अनंके, तुम्हें उस दुष्ट छोटे शैतान द्वारा चुराई गई आत्माओं को नष्ट करना होगा। तुम्हें चोर पक्षी को भी यथासंभव कमजोर करने का प्रयास करना होगा। नेफिस और मैं उस घिनौने जीव का सामना तब करेंगे जब वह आर्कोन को नष्ट कर देगा। कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया, और फिर नेफिस ने कान फाड़ देने वाले शोरगुल में अपनी आवाज बुलंद करते हुए पूछा, क्या आपको यकीन है कि आर्कोन नष्ट हो जाएगा? सनी एक पल के लिए रुकी, फिर उसने सिर हिलाया। मैं हूं। उनकी गंभीर आवाज में आत्मविश्वास झलक रहा था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों देवताओं के बीच संघर्ष को देखते हुए उसने कुछ खास बात देखी थी। अमर आत्मा ने दुष्ट चोर पक्षी को रक्षात्मक मुद्रा में धकेल दिया था।
लेकिन वास्तव में उसके द्वारा किए गए प्रत्येक प्रहार के साथ दुष्वप्न रेगिस्तान के अमर देवता में कुछ न कुछ परिवर्तन आ रहा था। ये विशालकाय कंकाल की प्राचीन हड्डियों को सजाने वाली सोने की पट्टियां थीं। हर बार जब चोर पक्षी उसके विनाशकारी हमलों से बाल बाल बचता प्रतीत होता था, तो वे पट्टियां धीरे धीरे गायब होती चली जाती थीं। उनकी छड़ी से पहले ही एक क्रिस्टल गायब था, और उनकी एक आंख के सॉकेट से सोने का फ्रेम भी गायब हो गया था। डॉट 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 वह लानत आत्मा अमर आत्मा से पीछे नहीं हट रही थी। वह तो उसे हड्डी हड्डी करके अलग करने की बजाय उसकी काली हड्डियों से चमकीला सोना चुराने पर ज्यादा ध्यान दे रही थी। सन्नी को इसमें कोई संदेह नहीं था कि एक बार चोर पक्षी का लालच शांत हो जाने के बाद घुमंतु आर्कन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। नेफिस ने उसकी बातों पर भरोसा करते हुए बस सिर हिलाया। हालांकि उसके मन में एक और सवाल था, तो फिर हम उस चोर पक्षी को कैसे नुकसान पहुंचाएंगे? तुमने तो देख ही लिया, उसने तुम्हारे जानलेवा इरादे और मेरी आग दोनों को आसानी से झेल लिया। उसने हल्की सी मुस्कान दी। बेशक हम दोनों ने अभी तक पूरी ताकत नहीं लगाई है। भले ही हमारी इच्छाशक्ति की गुणवत्ता इस आतंक को खत्म करने के लिए अपर्याप्त प्रतीत हो, लेकिन संख्या शायद काम कर दे। सनी ने उसे ध्यान से देखा, कुछ देर चुप रही और फिर धीरे से बोली, इस बार हमारे हमले इससे नुकसान पहुंचाएंगे क्योंकि आप इसकी इच्छाशक्ति को कमजोर कर देंगे। आपको बस इससे बात करनी है। आपको कहना होगा। वह एक पल के लिए रुका और फिर शांत स्वर में बोला, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रकाश से विमुख होकर मैं तुम्हें मृत्यु का आदेश देता हूं। अनंके के बालों की जगह उगाए विषैले सांपों का झरना सरक रहा था और फुफकार रहा था। उनकी खालें गहरे रत्नों की तरह चमक रही थी, जबकि उसकी आंखें अंबर की तरह दमक रही थीं। अपना भाला पकड़े हुए उसने नेफिस और सनी पर आखिरी नजर डाली, मुस्कुराए और भेड़िए और चुराई गई आत्माओं के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने के लिए दौड़ पड़ी। उसके पीछे हवा में चांदी की डोरियों का एक विशाल जाल लहरा रहा था, जो रेशम के हर धागे के दुश्मन सेना की ओर बढ़ने के साथ साथ मुड़ता जा रहा था। हर अत्यंत पतली डोरी किसी तेज धार वाले यंत्र से भी तेज थी, और जब अनानके ने अपने खाली हाथ की उंगलियों से उसे खींचा, तो वह दुष्ट आत्माओं के योद्धाओं को चीरती हुई निकल पड़ी। उसी समय रेशमी अंधकार के अलौकिक धागों के बवंडर के रूप में एक विशालकाय पतंगा उन पर टूट पड़ा, और मौन छायाओं के बीच मृत्यु और विनाश बो दिया। अनंके और पपेटिया के सेंट और स्लेयर के साथ जुड़ने से शैडो लीजन युद्ध का रुख मोड़ने और दुश्मन को जड़ से खत्म करने वाला था। सन्नी के अपने ही खतरनाक साए को जल्द ही, खासकर इसलिए क्योंकि उनसे लड़ते समय वह कितनी घातक साबित होती थी। इस बीच सनी और नेफिस, उनका उद्देश्य उस दुष्ट चोर पक्षी का सामना करना था। फिलहाल वे समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसका भयानक घाव उसकी लौ की सुखदायक गर्मी से धीरे धीरे ठीक हो रहा था, जबकि उसका दर्द उसके द्वारा गढ़ी गई शापित जंजीर के ठंडे जादू से शांत हो रहा था। वे उस घृणित चोर पक्षी द्वारा अमर आत्मा को नष्ट किए जाने का इंतजार नहीं करने वाले थे, बल्कि सन्नी के ठीक होते ही हमला करने का इरादा रखते थे। जल्द ही अराजकता और नरसंहार से घिरे विनाशकारी युद्ध के गर्जनापूर्ण शोर से बहरे हो चुके सन्नी और नेफिस ने दो पतित देवताओं को लड़ते हुए देखा। आर्कॉन पहले की तरह ही अडिग लग रहा था, लेकिन उसकी हरकतें तनावपूर्ण प्रतीत हो रही थी। उसकी असीम इच्छाशक्ति, जो एरियल के नरक को अपनी मर्जी के अनुसार रूपांतरित करने में सक्षम थी, अब एक पिंजरे में बंद जानवर की तरह थी, क्रूर और हिंसक, लेकिन अपने पिंजरे की अटूट सलाखों के सामने शक्तिहीन। वह पिंजरा उस शापित आतंक की इच्छा थी जिसका वह सामना कर रहा था, एक प्राचीन विक्षिप्त प्राणी जो जादू द्वारा निर्मित दुष्वप्न से बच निकलने के बाद जीवितों की दुनिया में लौट आया था। चोर पक्षी फिलहाल पीछे हट रहा था, चीखता चिल्लाता हुआ चमत्कारिक रूप से आर्कॉन के विनाशकारी हमले से बच निकला था। और उसी समय उसकी भयानक आंखों में एक गहरी और भयावह दुर्भावना धधक रही थी। हर पल के साथ विशाल कंकाल को ढकने वाला सोना कम होता जा रहा था। उसका डंडा पहले से ही खाली और धुंधला हो चुका था, क्योंकि उसका चमकीला शिखर गायब हो गया था। उसकी खोपड़ी अब आभूषणों से रहित थी, केवल मुकुट ही सूर्य के प्रकाश में एक सुनहरे प्रकाश स्तंभ की तरह चमक रहा था। सनी की पसलियां ठीक हो चुकी थीं, और अब उसके फेफड़ों से खून का झाग नहीं निकल रहा था। उसका दिल भी सामान्य रूप से धड़क रहा था। अब युद्ध में पूरी तरह से तैयार होकर उतरने के लिए केवल उसकी मांसपेशियों को ठीक करने की आवश्यकता थी। बेशक उसे इस बात में कोई संदेह नहीं था कि लड़ाई के अंत तक उसका शरीर फिर से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाएगा।
दुर्भाग्य से उस दुष्ट चोर पक्षी ने उसे संभलने का समय नहीं दिया। सन्नी के पूरी तरह ठीक होने से बहुत पहले ही वांडरिंग आर्कॉन के कंकाल से सोने का आखिरी टुकड़ा गायब हो गया। दुष्ट चोर पक्षी पीछे हट गया, जिससे अमर आत्मा से उसकी दूरी बन गई, और फिर उसने अपना सिर उठाकर हवा में कुछ फेंका। अपनी चोंच से सुनहरे मुकुट को पकड़ते हुए शापित आतंक ने संतुष्टि से कांव कांव की और फिर अपनी भयानक आंखों की काली निगाहें आर्कॉन पर टिका दी। अचानक सनी को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन महसूस हुई। अगले ही पल दुनिया अचानक काले पंखों के एक भयानक बवंडर में घिर गई। चुराए गए सूर्यों का चमकीला प्रकाश उनके उन्मादी बवंडर में डूब गया। आर्कॉन का लहराता हुआ हाथीदांत जैसा आवरण धुंधला हो गया, उसकी विशाल आकृति उतरते अंधेरे में लगभग पहचानना असंभव हो गया। फिर भी सन्नी ने चोर पक्षी की भयानक आकृति को एरियल के नरक के विशालकाय देवता से टकराते हुए देखा। उसके पंजे उसकी छाती को भेद रहे थे। चोर पक्षी ने अपने पंजों से आर्कॉन की पसलियों को पकड़ लिया और उन पर बैठ गया तथा अपने असीम शक्तिशाली पंखों से उसकी बाहों को दूर हटा दिया। फिर उसने अपनी चोंच आर्कॉन की खाली आंखों में घुसा दी। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो कोई कौवा किसी मृत व्यक्ति की आंख पर चोंच मार रहा हो। बेशक वह दुष्ट चोर पक्षी कौवा नहीं था, और उस भटकते हुए आर्कन की आंखें नहीं थीं। और फिर भी जब उस भयानक शापित आतंक ने अपना सिर पीछे किया, तो ऐसा लगा मानो उसकी चोंच में कोई अंधेरी और रेंगने वाली चीज फंस गई हो। चोर पक्षी ने अपना सिर उठाया और उस अलौकिक तड़पती हुई चीज को निगल लिया जिसे उसने अमर आत्मा के अस्तित्व की गहराइयों से चुराया था। अगले ही पल वांडरिंग आर्कॉन अजीब तरह से स्थिर हो गया। उसकी बाहें लटक गईं और उसके कंधे झुक गए। उसकी खोपड़ी बेजान होकर पीछे की ओर लुढ़क गई। और फिर वो विशालकाय कंकाल अचानक चूर चूर हो गया, जिससे स्टोन टाइटन का दिल कांप उठा। वह हाथीदांत के कफन में दबी हुई काली हड्डियों के एक विशाल पर्वत के अलावा कुछ नहीं रह गया था। आपकी स्मृति नष्ट हो गई है। अमर आत्मा को शायद मृत्यु न मिली हो, लेकिन अंत में एक नीच चोर के हाथों उसका विनाश अवश्य हो गया। इस प्रकार छाया देवता का अभिशाप टूट गया था। जली हुई हड्डियों के पहाड़ों को देखकर सनी का दिल निर्मल हो उठा। धत्तेरे की, अब और समय नहीं था। उसने नेफिस की ओर एक संक्षिप्त नजर डाली और फिर जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। अरे, मुझे लगता है अब समय आ गया है। हमें पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। उसने शांत भाव से उसकी निगाहों में देखा और सिर हिलाया। उसके चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान खिल उठी। तुम घबराए हुए क्यों लग रहे हो? ये तो बस एक मनहूस डर है। सनी ने कुछ पल तक उसे घूरकर देखा और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। वास्तव में उसने उस नीच चोर पक्षी की ओर देखा और अपने दांत पीस लिए। चल दर, जैसे ही वे दोनों आगे की ओर झपटे, वीवर के मुखौटे की जानी पहचानी ठंडक ने उसके चेहरे को ढक लिया। सनी परछाइयों के सैलाब में बदल गया, जबकि नेफिस एक चमकदार तारे की तरह जगमगाता हुआ आकाश में ऊपर उठ गया। उस नीच चोर पक्षी ने अपना सिर उठाया और उसके प्रकाशमान रूप को घूरने लगा। फिर वह एक पल के लिए थम गया और अचानक सनी की ओर देखने लगा। उसकी विक्षिप्त आंखों में कुछ हलचल हुई, मानो उसने उसके खून की गंध पहचान ली हो। और फिर उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक दिखाई दी। प्रकाश से विमुख, मैं तुम्हें मृत्यु का आदेश देता हूं। जो शब्द कभी सन्नी को भय से भर देते थे, अब उनके दिल में आशा भर आए। ये शब्द आकाश से गरजते हुए आए और उस दुष्ट चोर पक्षी पर उस पल टकराए जब वह काले पंखों के बवंडर में सन्नी पर झपटा। यही वह जुआ था जिस पर उसने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। ये तथ्य कि भले ही चोर पक्षी एक छाया दास न हो, उसने एक छाया दास का भाग्य चुरा लिया था, और इसलिए वह उसी बंधन में बंधने के लिए अभिशप्त था। अगर सनी गलत थी, तो वे मर जाएंगे। लेकिन अगर वह सही था, और भाग्य एक ऐसी तलवार थी जो दोनों तरफ से काटती थी, तो उन्हें शापित आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। उसे नहीं पता था कि उस लाभ का क्या परिणाम होगा। क्या चोर पक्षी सचमुच मर जाएगा या मारे जाने के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाएगा? लेकिन वह जानता था कि उसकी नियति की शक्ति चुरा लेने के कारण वह खुद को असंभव परिस्थितियों में फंसा हुआ पाता था। इसके पीछे एक सरल कारण था कि वह नेफिस द्वारा उसके खोए हुए सच्चे नाम को पुकारने के परिणाम पर अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार था। बात यह थी कि चोर पक्षी द्वारा उन दोनों को मार डालने और उनके द्वारा चोर पक्षी को मार डालने के बीच बाद वाली संभावना कहीं अधिक कम थी। चलो भी
जैसे ही सन्नी परछाइयों की नदी की तरह आगे बढ़ा और चोर पक्षी उसे चीर फाड़ करने की तैयारी कर रहा था, शायद उसके खून, हड्डियों, मांस, दिमाग, आत्मा और प्राण को वीवा की यादगार वस्तुओं के अपने संग्रह में जोड़ने के लिए तभी एस्टुअरी झील के पार एक ठंडी हवा चली और फिर चोर पक्षी ठोकर खाकर गिर पड़ा। एक पल के लिए उसका संतुलन बिगड़ गया और वह घबराहट में अपना भयानक सिर हिलाने लगा। अब उसमें कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो प्रत्यक्ष तो नहीं था, लेकिन आसानी से महसूस किया जा सकता था। सनी इसे महसूस कर सकता था, बिल्कुल। नेव का आदेश सुनकर वह दुष्ट चोर पक्षी न तो मरा और न ही उसने मरने के लिए अपनी गर्दन आगे बढ़ाई। छाया बंधन की असीम शक्ति उस घृणित शापित आतंक के सामने असीम प्रतीत नहीं हुई, लेकिन ये पूरी तरह से अस्तित्वहीन भी नहीं था। शायद प्रकाश से विमुख होने के भाग्य से कमजोर संबंध होने के कारण चोर पक्षी मारा नहीं गया, बल्कि केवल कमजोर हो गया। शायद वह मृत्यु के आदेश के प्रभाव में आ गया, लेकिन उसका विरोध करने में कामयाब रहा, सक्रिय रूप से उसका विरोध कर रहा था, क्योंकि वह केवल अपने भाग्य का देह धारण कर रहा था, उसका साकार रूप नहीं था। लेकिन फिर भी यह कमजोर पड़ गया। इसकी भयावह इच्छाशक्ति का अथाह सागर पीछे हट गया, छोटा और उथला होता चला गया, अभी भी उसकी इच्छाशक्ति से कहीं अधिक विशाल, लेकिन उतना जबरदस्त नहीं। सन्नी के मन में ये ख्याल आया कि जब उसका खतरनाक सिद्धांत सच साबित हुआ तो वह क्रूरता से मुस्कुराया। बस यही काफी था। एक मौका, उस प्राणी के खिलाफ लड़ने का एक मौका जिसे देवता भी नष्ट करने में असफल रहे थे। मारना। सनी के मन में बस यही एक विचार रह गया था। थीविंग बट पहले से ही अमर ज्वाला वंश के चेंजिंग स्टार से बंधने के भाग्य का विरोध करने की आवश्यकता से कमजोर हो चुका था। लेकिन सन्नी ने उसके लिए बस इतना ही नहीं रखा था। अगले ही पल, इससे पहले कि घृणित आतंक को अपनी नई स्थिति को समझने का मौका मिलता, सनी ने कमजोर करने वाले अभिशाप को सक्रिय कर दिया और अभिशाप की सभी 7 कड़ियों का उपयोग करके उसकी शक्ति को सोख लिया। आमतौर पर अपनी परछाइयों का इस्तेमाल खुद को मजबूत करने या किसी एक दुश्मन को कमजोर करने में कोई खास फर्क नहीं होता था। लेकिन अब हालात अलग थे, क्योंकि सन्नी अकेला नहीं लड़ रहा था। अगर उसने खुद को ताकतवर बनाया होता, तो सिर्फ उसे ही उस ताकत का फायदा मिलता, लेकिन उनके साझा दुश्मन के कमजोर होने से सन्नी और नेफिस दोनों ही उसकी इस कमजोर स्थिति का फायदा उठा सकते थे। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। सन्नी द्वारा चोर पक्षी को दूर से ही शैडो फ्लेम से घिरकर कमजोर करने के ठीक एक क्षण बाद अनाके ने भी अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। अब जब उसने अपना अलौकिक रूप धारण कर लिया था, तो वह आशीर्वाद जो वह सामान्यतः प्रदान कर पाती थी, अभिशाप में बदल गया। और उसने वह अभिशाप दुष्ट चोर पक्षी पर डाल दिया, जिससे वह और भी कमजोर हो गया। बदलते तारे का अभिशाप, छायाओं के स्वामी का जादू और बुनाई की अनाके का अभिशाप। 3 सर्वोच्च शक्तियों द्वारा जकड़े जाने पर चोर पक्षी ने असंतुष्ट होकर कांव कांव की आवाज निकाली। और तब तक सन्नी और नेफिस पहले ही उस काम में जुट चुके थे। तीनों कमजोर करने वाले अभिशापों ने न केवल शापित आतंक की शक्ति को कम कर दिया था, बल्कि उससे पहल करने की क्षमता भी छीन ली थी। इसलिए एक बार फिर उन भयानक पंजों से घायल होने के बजाय, सन्नी ने इस बार चोर पक्षी को प्रतिक्रिया करने का कोई मौका ही नहीं दिया। बहते हुए अंधेरे से एक छायादार विशालकाय के रूप में उभरते हुए, उसने अपने विशाल ओडाची की मूठ को दोनों हाथों से पकड़ा और एक विनाशकारी नीचे की ओर वार किया। एक हाथ से धक्का देना, एक हाथ से खींचना। ठीक वैसे ही जैसे नेफिस ने उसे भूले हुए तट पर सिखाया था। ये वही वार था जिसका उसने क्रिम्सन लेबिरिंथ की यात्रा के दौरान हजारों बार अभ्यास किया था। तलवारबाज के रूप में उसने यही पहला कदम उठाया था। ठीक उसी क्षण जब उसकी विशालकाय ओडाची की काली धार अंधेरे की दीवार की तरह नीचे गिरी, तभी आकाश से शुद्ध सफेद प्रकाश का एक चमकदार धधक उठा। यह आशीर्वाद था जो दुनिया को चीरकर उस नीच चोर पक्षी को टुकड़े टुकड़े कर रहा था। उस घृणित आतंक ने सन्नी को उन्मादी निगाहों से भेद दिया और फिर चीख पड़ी, जिससे उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। इसके पंख 2 विनाशकारी हमलों का सामना करने के लिए ऊपर उठे। सन्नी ने अगली चीज जो देखी, वह थी सर्प को आकाश में उड़ते हुए देखना, जिसकी सर्पाकार ब्लेड पर दरारों का जाल छाया हुआ था। विशाल ओडाची कई मीटर लंबी थी, फिर भी वह पंख की तरह घूम रही थी, अंधेरा फैलाते हुए ऊंचाई पर उड़ती जा रही थी। उसे यह समझने में कुछ पल लगे कि उसके शील के दोनों हाथ कोहनी से फटकर अलग हो गए थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि सर्प बुरी तरह घायल हो गया और उसके हाथ और बाजू पूरी तरह से नष्ट हो गए। केवल चोर पक्षी के पंख पर एक मामूली घाव रह गया।
उस घृणित आतंक के दूसरी ओर आशीर्वाद का प्रकाश दम घुटकर बुझ गया, जिससे केवल कुछ पंख झुलस गए और दूसरे पंख पर एक छोटा सा जलने का निशान रह गया। लड़खड़ाते हुए पीछे धकेले जाने पर सनी ने खुद को संभाला और गंभीर चुप्पी में चोर पक्षी की ओर देखा। उसके दिल में एक भारीपन सा महसूस होने लगा। उसने धीरे से अपशब्द कहे और फिर वह आगे की ओर झपटा और अंधेरे से अपने कवच के लिए नई भुजाएं बना ली। मैं तुम्हें फिर भी मार डालूंगा, बस तुम इंतजार करो। चोर पक्षी के साथ एक ही मुठभेड़ में अपनी तलवार और हाथ दोनों गंवाने के बाद सन्नी निराश हो सकता था, लेकिन वह नहीं हुआ। इसके विपरीत उसका हृदय दुष्टानंद से जल रहा था, उसका मन हत्यारी द्वेष में डूबा हुआ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने अपने शत्रु में आए परिवर्तन को देखा था। नेफ के हमले से चोर पक्षी के पंख पर केवल एक मामूली जलन हुई थी, लेकिन जलन तो हुई थी। इससे पहले शापित आतंक ने आसानी से उसकी ज्वालाओं को झटक दिया था, लेकिन इस बार वह पूरी तरह से बच नहीं पाया। उसके दूसरे पंख पर भी अब एक छोटा सा घाव था, जिसका मतलब था कि नेफ का आदेश, साथ ही सन्नी और अनान के द्वारा चोर पक्षी पर किए गए जादू काम कर रहे थे। चोर पक्षी खून बह रहा था, इसलिए उसे मारा जा सकता था। सनी कमाल करने वाली थी, मैं स्वीकार करता हूँ। घिनौना आतंक काले पंखों और भयानक आंखों के हिमस्खलन की तरह उस पर टूट पड़ा, इतनी तेजी से कि सन्नी मुश्किल से ही उसकी हरकतों को अपनी आंखों से देख पा रहा था। उसकी चोंच बिजली की गति से आगे बढ़ी, मानो शैडो कोलोसस शेल की छाती को भेदकर उसके अंदर छिपी परछाई को बाहर निकाल ले। सन्नी बड़ी मुश्किल से अपने धड़ को घुमा पाया और चोर पक्षी के उन्मादी हमले से खुद को बचाने के लिए अपने शेल के पूरे बाएं हिस्से को कुर्बान कर दिया। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, उसकी अधिकांश जिम्मेदारी पूरी तरह से मेरे कंधों पर है। हालांकि अपना बायां हाथ खो देने के बाद सनी ने अपने दाहिने हाथ से उस दुष्ट चोर पक्षी के सिर पर जोरदार प्रहार किया। उसके कवच वाले दस्ताने मुड़ गए और प्रहार से उसका हाथ और कलाई दोनों टूट गए। फिर भी वह शापित आतंक को कुछ क्षण के लिए ही सही चकित करने में कामयाब रहा। नेफिस ने उसी क्षण का फायदा उठाते हुए एक और विनाशकारी हमला किया। सफेद ज्वाला की विशालकाय तलवार ने चोर पक्षी की पीठ पर वार किया। जलते हुए पंखों की गंध सूंघकर सनी ने क्रूरता से मुस्कुराया। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हें भी जिम्मेदार नहीं ठहराता, तुम नीच प्राणी। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी वजह से मैंने क्या क्या झेला है? मैंने क्या खोया है? तुम्हें मुझे हर उस दिन का हिसाब देना होगा जो मैंने बर्बाद किया है। चोर पक्षी के पंजों ने उसके कवच के पेट को चीर दिया। शैडो कोलोसस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चूर चूर हो गया, जिससे सन्नी पूरी तरह असुरक्षित और असहाय हो गया। लेकिन ये ठीक था। भौतिक रूप धारण करके और ओब्सिडियन पर उतरते हुए सनी ने विशालकाय कर्सेट टेरा पर घृणा भरी निगाह डाली। शैडो लैंटर्न उसकी कमर पर लटका हुआ था, जिससे वह मृत्युलोक से और अधिक परछाइयों को आसानी से बुलाकर एक नया कवच बना सकता था। हालांकि उसने ऐसा नहीं किया। चोर पक्षी के साथ पहले ही मुकाबले में उसकी भुजाएं इतनी आसानी से क्यों चकनाचूर हो गईं और वह सर्प की मूठ को पकड़ नहीं पाया, इसके पीछे एक कारण था। दरअसल वे भुजाएं उसकी अपनी नहीं थीं, वे तो केवल उसके कवच की भुजाएं थीं, जो प्रकट हुई परछाइयों से बनी थीं। भले ही उन परछाइयों में किसी सर्वोच्च शक्ति का सार समाहित हो, फिर भी वे किसी वास्तविक सम्राट की भुजाओं के बराबर नहीं हो सकती थी। इसलिए सन्नी को किसी नए कवच को बुलाने की आवश्यकता नहीं थी। इसके बजाय उसने अपने मानवीय रूप की सीमाओं को तोड़ दिया और अपने वास्तविक स्वरूप, एक विशाल, असीम छाया को दुनिया में व्याप्त होने दिया, फिर अपने आप से ही एक नए शैडो कोलोसस को प्रकट किया। वीवा का मुखौटा उसके विशाल चेहरे के अनुरूप फैल गया। अब जब उसके पास कवच का सुरक्षात्मक आवरण नहीं था, तो उसे लगने वाला हर घाव सीधे उसकी आत्मा को क्षति पहुंचाता था। हालांकि उसकी आत्मा काफी दृढ़ थी और सोल वीव के कारण उसे नष्ट करना मुश्किल था। इसलिए सन्नी जानता था कि पूरी तरह नष्ट होने से पहले वह बहुत कुछ सहन कर सकता है। वह ये भी जानता था कि किसी भी चीज को छिपाकर इस लड़ाई को जीता नहीं जा सकता। खुद को नुकसान से बचाने की कोशिश करने का नतीजा केवल उसकी मौत ही होगा, जबकि खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार रहना ही जीवित रहने का एकमात्र तरीका था। बहुत ऊपर कहीं सर्प की टूटी हुई तलवार अकल्पनीय रूप से विशाल गुफा की छत में धंस गई। टक्कर के बल से वह हिल उठी और फिर लहरों की तरह फैलकर अपना रूप बदल लिया। बहुत नीचे आग का एक बवंडर चोर पक्षी पर टूट पड़ा, जिससे वह अपने पंख फड़फड़ाने लगा और दर्द से चीखने लगा।
नेफ के हमलों से उसे जो पीड़ा हो रही थी वह इतनी तीव्र थी कि घृणित आतंक एक पल के लिए सन्नी को भी भूल गया और अपना सिर घुमाकर उस क्रूर तेजस्वी प्राणी को देखने लगा जो दूर से उसे लगातार चोट पहुंचा रहा था। उस नीच चोर पक्षी की आंखें सिकुड़ गईं, जो हत्या के इरादे से भरी हुई थी। यह अपना लक्ष्य बदलने ही वाला था। हालांकि सनी की योजना कुछ और ही थी। वह उस घृणित प्राणी का ध्यान केवल अपने ऊपर ही केंद्रित रखना चाहता था। इसलिए अपने विशालकाय शरीर को ढकने के लिए जेड मेंटल और अपने भयानक कवच को ढकने के लिए नेबुलस मेंटल को वापस बुलाते हुए सनी ने थीविंग बर्ड को निहारना शुरू कर दिया और बोला। उसने कहा, मैं वीव हूं, भाग्य का दानव। उसने भयंकर आतंक को गहरी धधकती हुई क्रोध भरी निगाहों से घूरा और गुर्राया। मेरी आंख कहाँ है, तुम नीच चोर। चोर पक्षी एक पल के लिए थम गया। फिर वह नेफिस के बारे में सब कुछ भूल गया। उसकी विक्षिप्त आंखों में एक नए प्रकार का पागलपन झलक रहा था और वह एक दर्दनाक चीख के साथ सन्नी की ओर झपटा। वो हंसा। तुम्हें हर जख्म, हर बुरे सपने, हर निराशा के पल, खून की हर बूंद, मांस के हर टुकड़े, हड्डी के हर टुकड़े का हिसाब चुकाना होगा। बेशक ये सब कीमत सिर्फ तुमसे मांगना शायद सही ना हो, लेकिन फिर भी तुम्हें किसने कहा था कि तुम उस गली मोहल्ले के चूहे की किस्मत चुरा लो जो नफरत के सिवा कुछ नहीं सीख पाया? तुम्हें किसने कहा था कि तुम लॉस्ट फ्रॉम लाइट को अपना दुश्मन बना लो? चोर पक्षी उस पर पागलपन के काले तूफान की तरह टूट पड़ा। उस पर ओलों की तरह वार होने लगे उसकी चोंच, उसके पंजे, उसके पंख, उसके द्वारा उठाई गई विनाशकारी हवा के झोंके, उसके द्वारा निकाली गई दिल दहला देने वाली चीखें। सन्नी उस घिनौने आतंक को तोड़ने, चोट पहुंचाने और जान से मारने की तीव्र इच्छा से जल रहा था, लेकिन इसके बजाय उसे लगातार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो पंखों के तूफान में नाच रहा था, दुष्ट चोर पक्षी की परछाई का अनुसरण कर रहा था, न कि खुद का। जब संभव हुआ, उसने हमलों से बचने की कोशिश की। हालांकि नेफ के आदेश और दो शापों से कमजोर होने के बावजूद एक शापित आतंक अभी भी एक शापित आतंक ही था। सनी किसी तरह बच तो गया, पर वह पूरी तरह से सुरक्षित नहीं था। हर बार जब वह किसी हमले से बचने में नाकाम रहता और उसे रोकना या मोड़ना पड़ता, तो उसका एक हिस्सा टूट जाता। आत्मा को हुए इस भयानक आघात की पीड़ा उसके पूरे अस्तित्व को झकझोर रही थी, लेकिन उसने दांत पीसकर अपना घातक नृत्य जारी रखा, क्योंकि वह घिनौना पक्षी भी सुरक्षित नहीं था। सन्नी का हर वो पल जब वो खुद पर ध्यान केंद्रित करता था, नेफिस को आकाश से एक और हमला करने का मौका देता था। धधकती रोशनी की चकाचौंध भरी किरणें एक के बाद एक उनके भयानक दुश्मन पर गिरती रहीं, जिससे उसके पंखों पर झुलसे हुए धब्बे और उसकी खाल पर भयंकर जलन के निशान बन गए। चोर पक्षी को अपने बढ़ते घावों की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन सन्नी को थी। आखिरकार इस भयंकर लड़ाई में वे संख्या बल पर ही निर्भर थे। भले ही वे एक ही निर्णायक प्रहार में उस घृणित आतंक को न मार सके, लेकिन हजारों घावों से या हजारों जलने से होने वाली मौत भी मौत ही थी। दरअसल भले ही उसके मन में भयानक पीड़ा छाई हुई थी, सन्नी को एक अजीब सी खुशी और संतुष्टि का एहसास हो रहा था। उन्हें घटनाक्रम का यह मोड़ कहीं अधिक पसंद आया। एक ही वार से मौत, यह उस नीच चोर पक्षी के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन मरने से पहले 10,000 घावों और जलने के दर्द को सहना, वह उस घृणित प्राणी पर जो कुछ भी करना चाहता था, उसका लगभग 10वां हिस्सा था। हालांकि सनी को उसी से काम चलाना पड़ेगा। मारो, मारो। सन्नी अपने मन में बार बार उस शब्द को दोहराता रहा और दुष्ट चोर पक्षी के विनाशकारी हमलों के बीच जीवित रहने के लिए संघर्ष करता रहा। वह उस शब्द का इस्तेमाल खुद को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए कर रहा था, या यूं कहें कि खुद को एक खास तरह के पागलपन की ओर धकेलने के लिए। युद्ध का वह उन्माद जो उन लोगों के दिमाग पर हावी हो जाता था जो खुद को पूरी तरह से युद्ध की कठोर दुनिया में समर्पित कर देते थे, और उन्हें एक ऐसी अवस्था में ले जाता था जो स्पष्टता की सामान्य तंद्रा से परे थी। मन की ऐसी स्पष्ट अवस्था कि उसने उन सभी चीजों और अवधारणाओं को मिटा दिया जिनका दुश्मन को मारने के एकमात्र उद्देश्य से कोई संबंध नहीं था। वह जिस भयानक पीड़ा को सह रहा था, वह वास्तव में इस मामले में सहायक साबित हुई। इसने युद्ध में बाधा डालने वाली अधिकांश चीजों को धो डाला, और केवल अपने स्रोत को नष्ट करने का आदिम, पशुवत दृढ़ संकल्प ही शेष रह गया। वह नीच चोर पक्षी, जब उसके पंजों ने सन्नी के शरीर को चीर डाला तो वह जोर से दहाड़ उठा। जब उसकी चोंच ने उसके कंधे का एक हिस्सा तोड़ दिया तो उसने दांत पीस लिए।
जब उसके पंख ने उसकी छाती पर प्रहार किया तो काले पंख रेजर ब्लेड की तरह चुभ गए और वह दर्द से कराह उठा। जेड का आवरण कागज की तरह फट रहा था। उसकी आत्मा भी चकनाचूर हो रही थी। इससे पहले ही काफी नुकसान हो चुका था, लेकिन सौभाग्य से यह इससे कई गुना अधिक नुकसान झेल सकता था। सनी को धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि इस भीषण लड़ाई में किस्मत वास्तव में उसके साथ है। उसे यह इसलिए पता था क्योंकि दुष्ट चोर पक्षी उसे नष्ट करने के अपने प्रयासों में केवल अपनी चोंच, पंजे और असीम पागलपन का ही इस्तेमाल कर रहा था, जबकि वह इससे कहीं अधिक करने में सक्षम था। उदाहरण के लिए, यह उसकी क्षमता को चुरा सकता था। यह उसके संकल्प या उसकी तर्क शक्ति को चुरा सकता था। ये कुछ विचित्र चीजें भी चुरा सकता था, जैसे दाएं और बाएं के बीच अंतर जानने की उसकी क्षमता, या तलवारबाजी सीखने की उसकी स्मृति। यह उसकी योद्धा के रूप में कुशलता को भी चुरा सकता है और उसका उपयोग उसके स्थान पर कर सकता है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं था कि सनी इसे रोकने के लिए काफी शक्तिशाली थी, बल्कि इसलिए कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। दरअसल उस दुष्ट चोर पक्षी को चमकदार चीजें पसंद थीं, और सन्नी में कुछ भी चमकदार नहीं था। वास्तव में सन्नी की हर चीज चमकदार के बिल्कुल विपरीत थी, अंधेरा, प्रकाशहीन और उदास। इसलिए उस चोर पक्षी को उसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। यह विचार उसके विक्षिप्त दिमाग में कभी आया ही नहीं। तो एक तरह से देखा जाए तो सनी उस घिनौने आतंक के लिए सबसे बुरा प्रतिद्वंद्वी था। यही कारण था कि वह शापित आतंक के प्रकोप को सहते हुए इतने लंबे समय तक जीवित रहने में कामयाब रहा। हालांकि वह हमेशा के लिए जीवित नहीं रह सकता था, और नेफिस दुष्ट चोर पक्षी को इतना नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था कि सन्नी के पूरी तरह नष्ट होने से पहले वह मर जाए। इसका मतलब था कि सन्नी को अपना मायावी नृत्य छोड़कर जल्द ही आक्रमण करना होगा, और नेफिस को शापित आतंक को यथासंभव अधिक से अधिक दंड देने के लिए गंभीर होना पड़ेगा, बिना पीछे मुड़े अपनी पूरी ताकत लड़ाई में झोंक देनी होगी। फिलहाल कुछ और क्षणों के लिए वे दुष्ट चोरों की पक्षी इच्छाशक्ति और जीवन शक्ति की सीमाओं का परीक्षण कर रहे थे, अपने अंतिम हमले को सफल बनाने का रास्ता खोज रहे थे, सही समय का इंतजार कर रहे थे। और जल्द ही वह क्षण आखिरकार सामने आ गया। या यूं कहें कि एक ऐसा क्षण था, जैसा कि उन दोनों को लगा, जो इससे बेहतर नहीं हो सकता था। जैसे ही सन्नी की आत्मा को एक और भयानक घाव लगा, आकाश से एक राक्षसी आकृति गिरी और शापित आतंक के चारों ओर एक अर्धचंद्राकार आकृति में रेंगने लगी, और अपने 1000 दरांती जैसे पैरों से उस पर वार करने लगी। वह सर्प था, घायल और खून बह रहा था, जिसने एम्बर क्वीन का रूप धारण कर लिया था, वह महान अत्याचारी जिसने कभी ब्लैक मिलीपीड्स पर शासन किया था। एम्बर क्वीन सर्प के सभी रूपों में सबसे घातक नहीं थी, लेकिन वह सबसे मायावी थी, जो वर्तमान और भविष्य के बीच के क्षण में विद्यमान थी। और चूंकि सर्प पहले से ही बुरी तरह घायल था और एक ऐसे शत्रु का सामना कर रहा था जो उसे आसानी से नष्ट कर सकता था, इसलिए उस समय उसके लिए रक्षात्मक शक्ति आक्रमण शक्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। हालांकि दुष्ट चोर पक्षी के खिलाफ लड़ाई में सर्प ही अकेला शामिल नहीं था। सन्नी ने अनानके को चोरी हुए परछाइयों को पूरी तरह नष्ट करने के लिए पर्याप्त समय दे दिया था। तो सबसे पहले अचानक एक काला तीर दुनिया के ताने बाने को भेदते हुए चोर पक्षी की एक आंख में जा लगा, जिसके प्रभाव से उसका सिर हिल गया। यह स्लेयर द्वारा अपने धनुष की डोरी छोड़ने का संकेत था। उसी समय एक विशालकाय योद्धा, जिसका कवच काले जैद से बना प्रतीत होता था, शापित आतंक के किनारे से टकराया, जिससे एक विनाशकारी झटका उत्पन्न हुआ। ऊपर से चांदी के रेशम का एक विशाल जाल गिरा, जिसने भयानक नाइटमेयर क्रिएचर को जकड़ लिया। हर धागा उसकी खाल में रेजर वायर की तरह चुभ रहा था। चोर पक्षी एक पल के लिए रुका, और जैसे ही वह धीमा हुआ, 3 सर्वोच्च प्राणियों के हमले से क्षण भर के लिए विचलित होकर परछाइयों का एक सैलाब उस पर टूट पड़ा, उसे चारों ओर से घेर लिया। ऐसा लग रहा था मानो अंधकार की एक लहर चोर पक्षी से टकरा गई हो, मानो उसे मौन योद्धाओं के भारी समूह के नीचे कुचलने की धमकी दे रही हो। ये परछाइयां शापित आतंक के साथ युद्ध में जीवित रहने के लिए बहुत कमजोर थीं, इसलिए वे चोर पक्षी द्वारा पराजित होने से पहले थोड़े समय में जितना संभव हो उतना नुकसान पहुंचाने के लिए यह आत्मघाती हमला कर रही थीं। लेकिन ऐसा होने से ठीक पहले के कुछ क्षणों में घृणित आतंक अपनी सबसे कमजोर अवस्था में था। उसकी इच्छाशक्ति अब केंद्रित नहीं थी, बल्कि फैलकर अपने सभी शत्रुओं, तीनों सर्वोच्च शक्तियों, संत और संहारक और प्रेतों की सेना को जमीन में गाड़ रही थी।
यही वह क्षण था जब नेफिस ने अपना सबसे विनाशकारी हमला करने का फैसला किया, और यही उन सभी के लिए वापसी का असंभव मोड़ भी था। आकाश में ऊंचाई पर परिवर्तन तारा, विनाश का तारा, अचानक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी से जगमगा उठा। नेफिस ने अपने शेष सभी सोल कोर को विस्फोटित कर दिया, सिवाय एक के। उसने अग्नि और विनाश के सच्चे नामों का आह्वान किया, साथ ही उन सच्चे नामों को भी फुसफुसाया जिन्हें सन्नी नहीं जानती थी, जिन्हें जानने से उसे मना किया गया था, ताकि उसके नीचे गिरी हुई देवी का नाश हो सके, ताकि उसके भयावह भ्रष्टाचार को दुनिया से मिटाया जा सके। एस्टुअरी झील क्षण भर के लिए चकाचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी में डूब गई और एक असीम सफेद खाई में तब्दील हो गई। फिर उस अथाह खाई की गहराई से सफेद ज्वाला का एक विशाल स्तंभ गिरा, जिसने चोर पक्षी को पूरी तरह से निगल लिया। सनी की परछाइयां, वे लोग जो अभी तक उस घृणित आतंक से पराजित नहीं हुए थे, पूरी तरह से नष्ट हो गए। अनान के द्वारा बुना गया जाल राख में बदल गया। सेंट अपनी ढाल के पीछे छिप गई, जिसकी धुंधली सतह भयंकर सफेद चमक से जगमगा उठी। सन्नी ने अपना चेहरा ढक लिया, मानो जलती हुई ज्वालाएं बाढ़ की तरह उसके क्षत विक्षत शरीर पर टूट पड़ रही हो। कुछ क्षणों के लिए उसकी आंखों की रोशनी चली गई, और जब उसे दोबारा दिखाई देने लगा, उसने उस दुष्ट चोर पक्षी को आग की लिपटों में घिरा देखा। उसके पंख सूखी घास की तरह जल रहे थे। आग उसकी त्वचा और मांस को जला रही थी, जिससे वह दर्द से कराहते हुए अपनी चोंच खोल रहा था। अब मेरी बारी है। सनी ने खुद को एक अंतिम, विनाशकारी प्रहार करने के लिए तैयार किया। हालांकि इससे पहले कि वह इसे पहुंचा पाता, दुष्ट चोर पक्षी ने जोर से कांव कांव किया और आकाश में उड़ गया। उसके जलते हुए पंखों की हरकत से एक बवंडर उठ खड़ा हुआ, जिससे सेंट और अनाके जमीन पर गिर पड़े। सन्नी जमीन पर ही रह गई, जबकि वह घिनौना आतंक उस ओर बढ़ा जहां नेफिस हवा में मंडरा रही थी। उसके चमकदार पंख चुराए गए सूर्यों से भी अधिक चमक रहे थे। चोर पक्षी ऊपर और ऊपर उठता गया, मानो नेफिस को पूरी तरह निगल जाना चाहता हो। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, नेफिस ने अपने आंशिक रूपांतरण की सीमाओं को तोड़ दिया और अपना असली रूप धारण कर लिया, सफेद लपटों के विशाल, भयंकर समूह का रूप। वह विपत्ति की तरह चोर पक्षी पर उतरी और उसके शरीर को विनाशकारी सफेद आग के आवरण में लपेट लिया। थेविंग बर्ड एक बार फिर चीखा, और अपने पंख समेटकर एक भयानक धूमकेतु की तरह एस्टोरी झील की ओर तेजी से गिरने लगा। सन्नी की आंखें सिकुड़ गईं। पानी। वह समझ गया कि चोर पक्षी क्या करने की कोशिश कर रहा था। वह खुद को झुलसा देने वाली आग को बुझाने के लिए पानी में गोता लगाने की कोशिश कर रहा था। वह गुर्राया और आगे की ओर झपटा। अरे नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वह घिनौनी चीज उससे बच नहीं पाएगी। दुष्ट चोर पक्षी और नेफिस के झील की सतह से टकराने से ठीक एक पल पहले, सन्नी ने खुद को आगे की ओर उछाला और उस भयानक पक्षी की गर्दन पकड़ ली। फिर वे तीनों प्रकट हुए, ओब्सिडियन की मोटी परत को भेदते हुए झील में जा गिरे। मुहाने वाली झील में समय का विशाल सागर, और जब दो सर्वोच्च टाइटन्स और एक शापित आतंक इसकी गहराई में एक दूसरे से लड़ रहे थे, तो समय चकनाचूर हो गया। वह चकनाचूर हो गया, और दुष्ट चोर पक्षी, साथ ही सन्नी और नेफिस अचानक टुकड़ों के बीच खो गए। समय के साथ एक अंधेरे धूमकेतु की तरह गिरता हुआ